हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रो अप 15 में। मैं आपका साथी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई क्लास के साथ। जी हां साथियों, आज हमारी सीटेट 2022 को लेकर सीडीपी के क्रम में हमारी क्लास 5 होगी। इससे पहले हमने अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 4 क्लासेस कर ली हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। साथ ही हमने अपना ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो उन्हीं वीडियोस का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे चल रहे हैं क्योंकि हम अपने सिलेबस को अकॉर्डिंग टू सिलेबस में टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। जो भी सीटेट की अप्रोच है, अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो उसी में आज टॉपिक वाइज क्रम में हमारा सीटेट 2022 को लेकर सीडीपी में यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में क्लास 5 होगी, जिसमें आज हम जानेंगे किशोरावस्था में विकास या किशोरावस्था से संबंधित जो भी चीजें हैं, किस किस प्रकार से कौन कौन सा विकास प्रभावित करता है, क्या क्या चीजें चलती हैं, कौन सी संपूर्णता आती है, आदि आदि की चर्चा हम अपने आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो बात करते हैं किशोरावस्था में विकास यानी कि डेवलपमेंट एंड इन एडोलसेंस। तो चलते हैं अपने आज के इस महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, किशोरावस्था में विकास संबंधी विशेषताएं। जी हां साथियों, किशोरावस्था को 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए माना गया है। सर्वोत्तम जो मान्य है, वो सही जो है, ज्यादातर जो माना गया है वो 12 से 18 वर्ष तक माना गया है किशोरावस्था को। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आगे पीछे भी है थोड़ा बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं जो सटीक है, काफी हद तक ठीक है, वो 12 से 18 वर्ष है किशोरावस्था। तो जानते हैं किशोरावस्था में विकास संबंधी विशेषताएं। तो सबसे पहले चलते हैं किशोरावस्था है क्या। तो अगर हम बात करें किशोरावस्था की साथियों, तो किशोरावस्था एक अंग्रेजी शब्द एडोलसेंस का हिंदी अनुवाद है। किसका अनुवाद है? एडोलसेंस का हिंदी अनुवाद है हमारा क्या? किशोरावस्था। जिसका अगर हम अर्थ की बात करें, अगर हम एडोलसेंस शब्द की बात करें तो इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना या परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी आना। हमारा आगे बढ़ना, परिपक्वता आना ही क्या है? हमारा एडोलसेंस है या किशोरावस्था है। तो साथियों, इसी के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं किशोरावस्था क्या है। तो अर्थात जब बालक में संपूर्णता आने लगे, परिपक्वता होने लगे, बच्चा आगे बढ़ने लगे, उसी अवस्था को ही किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। वहीं किशोरावस्था के संदर्भ में पूछा जाता है अक्सर कि किशोरावस्था या किशोर मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। जो हमारे किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य किया है, किशोरावस्था से संबंधित सिद्धांत दिए हैं, उनकी बातों पर चर्चा की है, तो वो की है अमेरिका के स्टैनले हॉल ने। तो किशोरावस्था या किशोर मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? स्टैनले हॉल को माना जाता है। किसे माना जाता है किशोरावस्था किशोर मनोविज्ञान का जनक? तो उत्तर होगा स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने अपने जो किशोरावस्था से संबंधित जो भी बातें कही, अपने विचार दिए, उसमें उन्होंने उनको अपनी पुस्तक में दिया और उस पुस्तक का भी नाम क्या है? एडोलसेंस। तो किशोरावस्था पे सबसे अधिक काम स्टैनले हॉल ने किया और किशोरावस्था से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं, अन्य विभिन्न चीजें हैं, बातें हैं, उन सभी को उन्होंने अपनी पुस्तक एडोलसेंस नामक पुस्तक में ही प्रकाशित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कुछ स्टेटमेंट्स देखें किशोरावस्था से संबंधित, क्योंकि सीटेट में थोड़ा कम पूछता है स्टेटमेंट, लेकिन अक्सर एग्जाम में स्टेटमेंट्स भी पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स को पढ़ने से उससे संबंधित कुछ विशेषताएं आदि प्रकट भी होती है, समझ में भी आती है। तो इसलिए चर्चा इन पर करना कोई खराब बात नहीं है, चर्चा तो कर ही लेनी चाहिए, याद हो चाहे एक बार को नहीं याद हो। तो पहला स्टेटमेंट है जॉन्स के अनुसार। तो जॉन्स कहते हैं किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जी हां, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी हैं तो हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था को उसमें समझाया था। शैशवावस्था और बाल्यावस्था संबंधी विकास की संबंधित तथ्यों पर चर्चा की थी। तो शैशवावस्था में विकास के संदर्भ में बहुत चीजें शुरुआत होती है, तेजी होती है। तो कहीं ना कहीं उसी के आधार पर ही जॉन्स ने क्या कहा है कि जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन ऑफ
इन्फेंसी इज कॉल्ड एडोलसेंस। चलिए दूसरा स्टेटमेंट है स्टेनले हॉल का, ये लगभग आप सभी को पता होगी, अक्सर पूछा भी जाता है। किशोरावस्था को इन्होंने क्या कहा है, तो इनके अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। अक्सर पूछ लेता है कि किसके अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है, तो उत्तर होगा स्टेनले हॉल। क्या होगा? स्टेनले हॉल। अगला स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? किशोर जो है हमारे वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। बिल्कुल, किशोरावस्था के बाद ही हम अपने समाज में जो भी चीजें करते हैं एक जिम्मेदारी के साथ, इसके बाद ही की जाती है। तो अगर यहां से हमारा विकास अच्छे से होगा तो आगे की चीजें भी अच्छी होंगी। तो कहीं ना कहीं जो किशोर है वो वर्तमान और हमारे भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। तो ये स्टेटमेंट है हमारा क्रो एंड क्रो का। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। इसी के साथ किशोरावस्था के कुछ अन्य नाम भी हैं, कहीं ना कहीं जो इसके कैरेक्टर्स हैं, विशेषताएं हैं, उन्हीं के आधार पर ये नाम बताए जाते हैं, कहे जाते हैं। तो जानते हैं किशोरावस्था के अन्य नाम। पहला है टीन एज। जी हां, आपने अक्सर सुना होगा किशोरावस्था को टीन एज के नाम से भी जाना जाता है। तो टीन एज किसे कहते हैं? हमारे किशोरावस्था के ही को ही टीन एज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस एक अवस्था को एक और नाम से पुकारा जाता है एज ऑफ ब्यूटी। जी हां, एज ऑफ ब्यूटी। तो एज ऑफ ब्यूटी क्या है? देखिए, जो हमारी किशोरावस्था है इसमें जो है बालक जो है, लड़का हो या लड़की, वो सजने संवरने से ज्यादा संबंधित क्रियाओं को करते हैं। कहने का मतलब है इस बात से कि वो सुंदर दिखना चाहते हैं, आकर्षक दिखना चाहते हैं, उनको सुंदर दिखने का शौक होता है। जैसे दिन में 35 बार मुंह धुलना, 4 बार कपड़े बदलना, सुबह मॉर्निंग में कपड़े अलग पहनना, दोपहर में अलग पहनना, शाम को अलग, रात को अलग, और थोड़े से समय के लिए भी पहने हुए कपड़े को पहनकर दोबारा किसी दूसरे स्थान पर ना जाना, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। इस आधार पर इस स्टेज को एज ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना गया है। अर्थात बालक बहुत ज्यादा सुंदर दिखने, अच्छे दिखने, साफ सुंदर कपड़े प्रेस करे हुए, अच्छे से रहना, विद ड्रेसिंग बढ़िया तरीके से करके रहने का प्रयास करता है बालक किशोरावस्था में। इसलिए इस अवस्था को एज ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर एक चेहरे पर दाना यानी कि मुहासा आदि कुछ पिंपल वगैरह भी निकल जाए तो ऐसा लगता है जैसे ना जानो कोई पहाड़ गिर गया हो। अर्थात उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, कभी कोई उपाय करेंगे देसी, कोई दवाई खाएंगे, मतलब बिल्कुल सुंदर दिखना होता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? एज ऑफ ब्यूटी कहा गया है। और जानते हैं इसके अन्य नाम। इसको जीवन का बसंत काल भी कहा है। जी हां, जीवन का स्वर्णिम काल भी कहा है। वहीं इंग्लिश में इसको कह सकते हैं गोल्डन एरा ऑफ लाइफ या गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहा गया है। किसको? किशोरावस्था को। क्योंकि यहीं से ही व्यक्ति के जीवन में क्या आता है? चेंज आता है, और इसके बाद ही वो अपने आगे के जीवन को अच्छा बना सकता है, अपने आगे के जीवन में क्रियाओं को ढंग से कर सकता है, आदि आदि चीजें यहीं से ही विकसित होती हैं। तो जीवन का जो आगे का आधार है वो कहीं ना कहीं हमारा किशोरा अवस्था से ही डेवलप होता है, बनता है, और वही चीजें फिर हमें जीवन भर काम देने वाली होती हैं। इसी आधार पर इसको जीवन का बसंत काल, जीवन का स्वर्णिम काल, गोल्डन एरा ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसके पीछे और भी कारण है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम कभी जीवन भर नहीं भूल पाते। हमारे जीवन के सबसे सुंदर पल भी यही माने गए हैं। और एक और उससे बड़ी बात कि इसको जीवन का कठिन काल भी कहा गया है, और इसके संदर्भ में पर्टिकुलर किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। तो जो किलपैट्रिक महोदय हैं उन्होंने किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल भी कहा है। इसी के साथ इसको संक्रांति काल भी कहते हैं, रोजगार चुनने की अवस्था भी कहते हैं। रोजगार चुनने की अवस्था क्योंकि इसी के बाद बालक को आगे की चीजों का निर्धारण करना है। 18 वर्ष तक की आयु तक लगभग हम जो है
इंटरमीडिएट कर लेते हैं या ग्रेजुएशन में आ जाते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं आदि आदि, तो जो हम ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट में चीजें पढ़ते लिखते हैं, या हम पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते, एक सामान्य बिना पढ़ने लिखने वाले भी हैं, तो इसी स्टेज में हम जो चीजें सीखते हैं लगभग वही जीवन भर हमें उन्हीं कामों में करना पड़ता है और उन्हीं कामों में हम सफलता को प्राप्त करते हैं, वही हमारे कहीं ना कहीं मुख्य आधार बन जाते हैं। इसलिए इस अवस्था को रोजगार चुनने की अवस्था भी कहा गया है। और स्टेनले हॉल ने जैसा कि मैंने बताया कि इसको तनाव की अवस्था भी कहा है, संघर्ष व तूफान की अवस्था भी कहा है, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर में रहता है, उसकी चीजें ओवर शेड्यूल रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती हैं, कॉलेज लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ है, उसे सुंदर भी दिखना है, अच्छा भी दिखना है। एक कैरेक्टर और है कि अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, तो बहुत सारे कारण होते हैं, पढ़ाई भी है, फिट भी रहना है, तो इन सब चीजों में घर के पेरेंट्स की भी कुछ हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पे भी खरा उतरने की कोशिश करना है। पॉकेट मनी या धन संबंधी या जो हमारी चीजें हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, तनाव महसूस करते हैं, संघर्ष महसूस करते हैं, और हम बहुत ज्यादा इसको इस आधार पर कठिन काल भी कह देते हैं इसको। तो इसका एक और नाम तनाव की अवस्था या संघर्ष व तूफान की अवस्था भी है, जो पर्टिकुलर आपको मैं बता ही चुका हूं, स्टेनले हॉल इसके संदर्भ में कहा है। वहीं इसको उथल पुथल की अवस्था कहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, अपने आप से खुद को भी हैं और हमारे परिवार वालों को भी है, हमारी भिन्न भिन्न चीजों को करने का मन करता है, हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी रहते हैं, इस कारण से हम कहीं ना कहीं उलझे हुए रहते हैं, किसी भी चीज को ठीक से नहीं कर पाते और वही चीजें हमारे दुख का कारण रहती हैं। तो इसलिए इस अवस्था को उथल पुथल की अवस्था, दुखी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें हम अपने किशोर अवस्था की विशेषताओं की, कहीं ना कहीं विकास संबंधी जो चीजें हैं कौन सी कैसे कैसे होती है, हम उन्हीं को इसमें अब चर्चा करेंगे, जिसको हम दूसरे शब्दों में विशेषताओं के नाम से भी जान सकते हैं। तो आज की किशोर अवस्था के संदर्भ में पहली विशेषता है कि इस अवस्था के अंत तक बालक का सर्वांगीण विकास हो जाता है। जी साथियों, आपने शैशवावस्था की, बाल्यावस्था की क्लास की, उसमें हमने अच्छे से बताया कि शैशवावस्था में कौन कौन से विकास शुरू हो जाते हैं, बाल्यावस्था में कौन से विकास शुरू हो जाते हैं। अगर वो चीजें जाननी है तो आपको वो पुरानी क्लासेस देखनी पड़ेंगी ताकि आपको पता चल सके। तो हमने बताया था सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, क्रियात्मक, भाषात्मक, नैतिक आदि सभी प्रकार के विकास शुरू होते हैं, संवेगात्मक, तो ये सभी प्रकार के विकास हमारे शुरू होते हैं स्टेज टू स्टेज, टाइम टू टाइम। और लगभग ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारे सभी प्रकार के विकास हैं, ये सभी जो हैं हमारे किशोरावस्था के अंत तक विकसित हो जाते हैं। अर्थात इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इस अवस्था के अंत तक, अर्थात किशोरावस्था के अंत तक बालक का सर्वांगीण विकास हो जाता है। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं बहुआयामी या बहुमुखी या चहुमुखी या सर्वांगीण विकास हो जाता है। जैसे कि मानसिक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक या नैतिक विकास, रचनात्मक विकास, सौंदर्यात्मक विकास, भाषात्मक विकास, सभी हमारे लगभग किशोरावस्था के अंत तक विकसित हो जाते हैं। अगला है संवेगात्मक परिवर्तन की बात करें अगर हम किशोरावस्था की, तो इसमें सबसे तेज गति से होते हैं। जी हां साथियों, किशोरावस्था में जो हमारे संवेग हैं यानी कि इमोशंस हैं, वो बहुत तेज गति से बदलते हैं। कैसे बदलते हैं कि हमें बहुत जल्दी कोई भी चीज अच्छी लगने लगती है, बहुत जल्दी किसी से नफरत होने लगती है, हम किसी भी चीज को बहुत देखकर बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। इस प्रकार की चीजें हमारे अंदर देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए इस अवस्था को संवेगात्मक परिवर्तन की दृष्टि से सबसे तेज गति से परिवर्तन होने वाली अवस्था कहा गया है। अर्थात किशोरावस्था में हमारे संवेगात्मक परिवर्तन सबसे तेज गति से होता है। शैशवावस्था में भी हमने इसकी बात की थी, लेकिन वह क्षणिक था। संवेग कहीं ना कहीं क्षणिक होते हैं, लेकिन वह और भी ज्यादा क्षणिक थे। अर्थात कई बार बच्चा रोने के बाद हंसना भी शुरू कर देता है, तब जाकर के उसके आंसू गिरते हैं। तो वहां तो क्षणिक प्रकृति थी संवेग की, लेकिन यहां कैसी है? क्षणिक से मतलब है परिवर्तन वाली है, कि अब यहां पर संवेग परिवर्तन बहुत जल्दी होते हैं,
बहुत ही जल्दी कोई अच्छा लगने लगता है, बहुत जल्दी किसी से नफरत हो जाती है। हम बहुत आसानी से किसी भी चीज के प्रति अट्रैक्शन कर लेते हैं, आसानी से किसी भी चीज से नफरत कर लेते हैं। चीजों को इस प्रकार से बहुत जल्दी जल्दी डिफरेंट करते चलते हैं, हम चेंज करते चलते हैं। इसी को किशोरावस्था के संदर्भ में संवेगात्मक परिवर्तन सबसे तेज गति से होता है, इसी आधार पर ही कहा गया है। अगला है, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा प्रभावशाली संवेग कौन से हैं? जी हां, अक्सर पूछा जाता है कि किशोरावस्था में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली संवेग हैं वो कौन से हैं? तो उत्तर होगा भय व क्रोध। जी हां, किशोरावस्था में बालक के संदर्भ में हर वक्त बने रहने वाले दो संवेग होते हैं। कौन कौन से? भय और क्रोध। उसके अंदर हमेशा डर भी बहुत बना रहता है और उसे गुस्सा भी बहुत आता है। देखा होगा, माता पिता से वो डरता भी बहुत है और उनकी बातों पर गुस्सा भी बहुत करता है। तो ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो संवेग माने गए हैं किशोर अवस्था में, और भी होते हैं संवेग, लेकिन ये दोनों लगभग उसके हर वक्त अपने दिमाग में, मस्तिष्क में बने रहते हैं, शरीर में बने रहते हैं। कौन कौन से? भय और क्रोध। उसे डर भी बहुत लगता है और गुस्सा भी बहुत आता है। तो इसीलिए किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावशाली संवेग के संदर्भ में कहा जाता है किसको? भय और क्रोध को। अगला है समायोजन के संदर्भ में। तो समायोजन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो किशोरावस्था में इसकी बहुत ज्यादा समस्या होती है। क्या समस्या होती है? कि किशोरावस्था में बालक में एडजस्टमेंट करने की क्षमता नहीं होती, अर्थात वो समायोजन नहीं कर पाता है, वो चीजों को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। कहने को या दूसरे प्रकार से कह सकते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है। वो चीजों को समझता नहीं है, स्थितियों को समझने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसके संवेग उस पर इतने हावी रहते हैं। और हमने पहले भी बताया है कि जो संवेग होते हैं वो हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं, अर्थात जब हम पे संवेग हावी होते हैं तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अक्सर कहा जाता है कि कभी भी खुशी में किसी से कोई वादा नहीं करना चाहिए और क्रोध में या गुस्से में किसी से कुछ कहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अक्सर ऐसा बोल जाते हैं, ऐसा कह जाते हैं जिस पर हमें बाद में पछतावा करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? जिस बात को हम इतने समय से छुपाए हुए रहते हैं उस बात को क्रोध में आकर क्यों बोल देते हैं? क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अर्थात संवेग जो हैं वो हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो किशोर अवस्था में संवेग तो वैसे भी हावी होते हैं, इस वजह से बच्चा क्या नहीं कर पाता? एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। उसके संवेग उसको सोचने समझने के लिए, तर्क करने के लिए, परिस्थितियों को समझने के लिए अवसर ही नहीं देता, क्योंकि संवेग बुद्धि को प्रभावित करते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, बुद्धि को निष्क्रिय कर देते हैं। इस वजह से बच्चे में समायोजन की समस्या जो है वो सर्वाधिक होती है, अर्थात किशोरावस्था में बालक में समायोजन का अभाव पाया जाता है। अगला है घनिष्ठ मित्रता का भाव होता है। जी हां, हमने बताया था शैशवावस्था में बालक स्वयं प्रेम करता है, आत्म प्रेम करता है, अपने आप में रहना पसंद करता है, खिलौनों से खेलता है। वही बाल्यावस्था में दोस्तों के साथ रहता है, ग्रुप में खेलता है, ठीक है ना, बहुत सारे ग्रुप में बच्चों के साथ खेलता है, अपनी सिमिलर एज के बच्चों के साथ ग्रुप में खेलता है और उन्हीं के साथ अपनी सारी क्रियाएं करता है। तो उसे ग्रुप में खेलना पसंद होता है, इसलिए उसको खेल की आयु भी कहा था। लेकिन जैसे ही बालक किशोरावस्था में शामिल होता है तो अब वो गैंग में रहने की बजाय क्या करता है? बाल्यावस्था में गैंग में रहता था, उसको गैंग एज भी कहा है। अब उसके दोस्त बहुत कम हो जाते हैं और जितने भी दोस्त होंगे कम होंगे और कैसे होंगे? घनिष्ठ मित्रता का भाव होगा, अर्थात किशोरावस्था में वो बहुत सारे दोस्तों को बनाने की बजाय चुनिंदा ही दोस्त बनाता है और उनके साथ बहुत ही गहरी दोस्ती रखता है, घनिष्ठ मित्रता का भाव होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं इन दोनों दोस्तों को, कितने खुश हैं दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाल के। क्यों? क्योंकि ये किशोरावस्था में है और बड़े ही कैसे मित्रता है इनमें? घनिष्ठ मित्रता है। बहुत सारे दोस्त नहीं है, कुल 2 ही जने हैं। तो किशोरावस्था में बालक क्या करता है कि बहुत सारे दोस्तों की बजाय चुनिंदा दोस्त रखता है और उनके साथ कैसी दोस्ती होती है? पक्की वाली, जिसे कहते हैं ना तोड़ेंगे नहीं तेरा साथ, वही वाली दोस्ती होती है। किसमें? किशोरावस्था में। तो घनिष्ठ मित्रता का भाव होता है, बहुत सारे दोस्तों की बजाय चुनिंदा दोस्त होते हैं। किसमें? किशोरावस्था में।
अगला जानते हैं, किशोरावस्था में स्वाभिमान की भावना बहुत पाई जाती है। जी हां, किशोरावस्था में बालक में सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत होती है, उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और शर्म महसूस होती है, उसको लगता है मेरी इज्जत खराब हो रही है, किसी भी चीज को अगर किसी ने नहीं माना तो उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत होता है, वो अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको स्वाभिमान की अवस्था भी कहा गया है। तो किशोरावस्था में सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, याद रखना। इसी के कारण अक्सर बच्चा क्या करता है, सुसाइडल केस भी बहुत देखने को मिलते हैं किशोरावस्था में। माता पिता ने डांट दिया और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं ज्यादातर किशोरावस्था में, टीन एज में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण उसकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं और वह किसी भी प्रकार का उस कारण से कुछ गलत स्टेप भी ले लेता है। तो याद रखेंगे, किशोरावस्था में स्वाभिमान की भावना सर्वाधिक पाई जाती है या बहुत अधिक पाई जाती है। अगला है, किशोरावस्था में बालक अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता व स्वीकृति चाहता है। जो बालक होता है किशोरावस्था में, वो एक्चुअल में अपने घर के, परिवार के, या जो हम अपने घर में ऐसे नियमों को, कामों को करते हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, अर्थात जो हमारी रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, हम उनको करते आ रहे हैं। तो ये बालक क्या चाहता है, उनमें कुछ चेंज करने की कोशिश करना चाहता है कि नहीं ऐसे कर लेते हैं, जरूरी थोड़ी है वो काम ऐसे ही किया जाए। वो इस प्रकार से अपने तर्क देते हुए उन चीजों को बदलने की कोशिश करता है, अर्थात वह अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता चाहता है और चाहता है वो स्वीकृति मिले, लोग उस बात को माने। तो वह नए नए प्रकार के समाज के, अपने परिवार के नियमों को बनाने की कोशिश करता है और इस प्रकार के तर्क देता है, इन चीजों को करने की जरूरत क्या है, ये तो पहले की जाती थी, ऐसा क्यों करते हो। लेकिन सही मायने में मानता कोई नहीं है, क्योंकि माँ बाप को, परिवार वालों को पता होता है, वो परिपक्व होते हैं कि ऐसा करना होगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन किशोरावस्था में बालक नई नई चीजों को करना शुरू करता है, तो इस प्रकार की चीजों को लेकिन अपने मन में जरूर लेकर आता है। तो किशोरावस्था में याद रखेंगे, बालक अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता और स्वीकृति चाहता है। वो चाहता है कि वो जो नियम बना रहा है वो घर में माने जाएं, उनको फॉलो किया जाए और उसको भी उतना महत्व दिया जाए घर में जितना बड़ों को, औरों को दिया जाता है। तो याद रखेंगे, किशोरावस्था में बालक अपने सामाजिक व्यवहार की मान्यता व स्वीकृति चाहता है। अगला है, किशोरावस्था में अहम की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। जी हां, बहुत से लोग अहम का मतलब ईगो से समझते हैं कि कोई वैसी बात है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड अगर हम अहम की बात करें तो इसका मतलब है कि वो अपनी शारीरिक मांगों को भी बहुत अच्छे से देखता है कि मुझे फिट रहना है, बढ़िया खाना है, सुंदर दिखना है। और उसकी एक भावना यह भी बहुत रहती है कि मेरा जो है, मुझे सक्सेस मिले, मैं फेल ना हो जाऊं, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो वह अपनी मानसिक इच्छाओं की भी सुनता है, शारीरिक इच्छाओं की भी सुनता है, अर्थात इन दोनों के बीच में ही फंसा रहता है। ना तो वो पूर्णतः अपने शरीर की सुनता है, अपने उस शारीरिक इच्छाओं की सुनता है, और ना ही पूर्णतः ये अपनी मानसिक या जो अपने प्रिंसिपल्स हैं उनकी तरफ झुकता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की स्थिति में होता है। उसी को अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड अहम कहा गया है, ईगो कहा गया है। अगर आपने साथियों इड ईगो सुपर ईगो पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो आपको हमारे इस चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इड ईगो सुपर ईगो को, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया है। बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक बिंदु को समझाया है। तो चाहे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो अपनी बात करते हैं बिंदु की, उसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो टॉपिक चल रहा है हम उसी पे चर्चा कर सकते हैं खाली, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। चलिए, तो किशोरावस्था में अहम की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। वो इन्हीं चीजों में फंसकर रह जाता है, क्या, हु, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन, मतलब क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, इन चीजों में ही वो फंसा रहता है। इसलिए इसको अहम की भावना सर्वाधिक वाली अवस्था कहा गया है। किसको? किशोरावस्था को। तो किशोरावस्था में अहम की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, याद रखना है अच्छे से। ईगो का भाव किसमें पाया जाता है? किशोरावस्था में। अगली विशेषता है कि किशोरावस्था में विषम लिंगी जो है कैरेक्टर पाया जाता है। विषम लिंगी से मतलब है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पाया जाता है। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस की शैशवावस्था, बाल्यावस्था में हमने जाना
कि शैशवावस्था में बालक जो प्रेम करता है वो अपने आप से करता है, स्वयं प्रेम करता है, आत्म प्रेम करता है, उसे अपने आप से ही लगाव होता है, जिसको सिगमंड फ्राइड ने नार्सिसिज्म की संज्ञा दी है। ठीक है। वहीं बाल्यावस्था में उसमें समलिंगी कैरेक्टर होते हैं, अर्थात लड़का लड़कों के साथ खेलना दोस्ती करना पसंद करता है और लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना दोस्ती करना पसंद करती हैं। लेकिन जैसे ही बालक किशोरावस्था में शामिल होता है, किशोरावस्था में आता है, तो वह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण करने लगता है, अर्थात लड़कियां लड़कों से दोस्ती करने के बारे में सोचती हैं और लड़के लड़कियों से दोस्ती करने के बारे में सोचती हैं। अर्थात लड़का लड़की से दोस्ती करना चाहता है और लड़की लड़कों से दोस्ती करना चाहती है, जैसा कि आप सभी समझते हैं, जिनको आप अपनी भाषा में अफेयर या लव सीन, कुछ अफेयर सीन ऐसा कुछ कह देते हैं। तो किशोर अवस्था में ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे बॉडी में भी कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं जो इस तरह से हमें मोटिवेट करते हैं इन चीजों के प्रति। तो ये पूर्णतः गलत नहीं है, ऐसा होता है, ये हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल डिमांड होती है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी हमारी ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें इसको थोड़ा सा बचाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये गलत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरीके से एक टीचर के नाते हमको डेवलप करना चाहिए कि बच्चा इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित ना हो, क्योंकि ये उसके किसी और अन्य कामों को करने की अवस्था होती है, इसलिए इन सब चीजों पर चर्चा की जाती है, बताया जाता है। तो याद रखेंगे, किशोरावस्था में विषम लिंगी अर्थात विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पाया जाता है। तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अर्थात किशोरावस्था अर्थात विषम लिंगी आकर्षण। अगली विशेषता है, किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना या आदर्श के निर्धारण की अवस्था या आदर्श की भावना कही जाती है, मानी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा किशोरावस्था के बच्चे जो भी ट्रेंडिंग में चीजें चल रही होती हैं उसी हिसाब से अपने बाल कटवा लेते हैं, मूछें रखना शुरू कर देते हैं, कपड़े पहनने का ढंग उसी प्रकार से बनाते हैं। जैसे कोई भगत सिंह जैसी मूछ रख लेता है, तो कोई सलमान खान के तेरे नाम जैसे बालों को कटिंग करा के रख लेता है, या जैसे भी ट्रेंडिंग में कोई कटिंग आती है, कभी हनी सिंह वाली कभी कोई, तो जैसा भी वर्तमान में चल रहा होता है बालक उसी प्रकार के हेयर स्टाइल, कपड़े, मूछ, लड़कियां हैं तो उसी प्रकार से ड्रेसेस पहनना, अपनी कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करवाना, अपने सूट साड़ी के ब्लाउज के डिजाइन आदि जो भी चीजें, हालांकि किशोरावस्था में लड़कियां ब्लाउज नहीं पहनती, लेकिन सूट आदि जो भी चीजें पहनती हैं वो इस प्रकार से पहनने की कोशिश करती हैं जो कि ट्रेंडिंग में हो, जबकि आगे चल के हम ट्रेंडिंग को फॉलो नहीं करके उन चीजों को फॉलो करते हैं जो हमें कंफर्ट देते हैं, जो हमको अच्छे लगते हैं, ना कि हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। लेकिन किशोरावस्था में बालक कहीं ना कहीं किसी को अपना आइडल मान लेता है और उसी के अनुसार खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, जो भी चीजें हैं उसी के अनुसार करता है। जरूरी नहीं है ये एक्टर हो, कोई भी टीचर को मान सकता है, अपने आसपास में किसी को मान सकता है, अपने चाचा मामा, कोई दोस्त पड़ोसी, कोई पॉलिटिशियन, किसी को भी अपना आइडल मान लेता है और उसी के अनुसार अपनी चीजों को करने का प्रयास करता है। किसमें? किशोरावस्था में। इसलिए ही इसको वीर पूजा की भावना या आदर्श के निर्धारण की अवस्था भी कहा जाता है। अगला है, देश प्रेम व देशद्रोह की भावना पाई जाती है। जी हां साथियों, मैंने पहले भी बताया किशोरावस्था में जो संवेग हमारे बहुत ज्यादा हावी होते हैं, और संवेग एक ऐसी चीज है जो हमें आसानी से किसी भी जगह पर मोड़ सकते हैं, बहुत ही कम एफर्ट लगाने से सामने वाला हमें परिवर्तित कर सकता है। तो अगर बच्चे के सामने देशभक्ति संबंधी बातें की जाएं तो उसमें देश प्रेम बहुत ज्यादा अथाह देश प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और अगर उसके अंदर कुछ देशद्रोही, देश विद्रोह से संबंधित चीजें शामिल की जाएं, उसको थोड़ा सा भी भड़काया जाए तो वो आसानी से भड़काने में आ जाता है। जैसा कि अक्सर आप देखते हैं कि ज्यादातर जो टेररिस्ट बनाए जाते हैं वो किशोरावस्था के या जो नए नए जवान हैं, जिन्होंने अभी नई नई जवानी प्राप्त की है, उनको बुलाया जाता है, उनको शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको आसानी से भड़काया जा सकता है, क्योंकि संवेगात्मक रूप से कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं, स्थिरता इनमें नहीं होती है, आसानी से ये भड़क सकते हैं और इनको इस प्रकार से ये लोग प्रयोग करते हैं। वहीं अगर इनसे देशभक्ति की बात की जाए तो ये आसानी से देशभक्ति जैसे कामों में इंटरेस्ट लेते हैं, आर्मी में जाना पसंद करते हैं, एनसीसी ज्वाइन करते हैं, रोड पे जोर जोर से देशभक्ति संबंधी नारे लगाने में बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करते, इनको बहुत आनंद आता है इन चीजों में। जबकि थोड़ा सा एक उम्र होने के बाद थोड़ा सा रोड पे थोड़ा सा चिल्लाकर बोलने में भी हमको झिझक लगती है, लेकिन इस अवस्था में हमें बिल्कुल शर्म नहीं लगती और हमें अच्छा लगता है कि हम देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं,
हम आंदोलन कर रहे हैं, किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा इन चीजों में जो युवा होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, किशोरावस्था से संबंधित बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कई बार कुछ पॉलिटिशियन युवाओं को प्रयोग भी कर लेते हैं इसी आधार पर अपनी राजनीतिक कार्यक्रम रैलियों में भी, क्योंकि इनको आसानी से देश प्रेम, देश विद्रोह की भावना, किसी भी चीज में संलग्न किया जा सकता है और ये इस प्रकार की एक्टिविटियों को कर लेते हैं क्योंकि संवेग इनके ऊपर क्या है, अस्थिर हैं, संवेगात्मक रूप से ये प्रबल नहीं हुए हैं, तो इस प्रकार से इनमें ये भावनाएं पैदा की जा सकती हैं। अर्थात किशोरावस्था में बालक में देश प्रेम व देशद्रोह की भावना पाई जाती है, अर्थात इसको किसी भी दिशा में आसानी से मोड़ा जा सकता है। या तो देशभक्ति करेगा तो बहुत ज्यादा देशभक्ति करेगा, या अगर उसको किसी ने भड़का दिया तो ये गलत कामों में भी शामिल आसानी से हो सकता है। तो याद रखेंगे इस बिंदु को। चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना पाई जाती है। बिल्कुल साथियों, जो हमारी किशोरावस्था है इसमें बालक जो है वो चाहता है उसको स्वतंत्रता मिले, उसको कोई रोके नहीं टोके नहीं, उसको अपने अनुसार काम करने दिया जाए, अपने अनुसार जीवन जीने दिया जाए, उसको हर चीज में टोका ना जाए। उसे लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूं और उसको कोई टोकता है तो फिर ये उसका विद्रोह करता है, विरोध करता है। तो इसलिए ही इस अवस्था को संदर्भ में एक विशेषता यह भी कही जाती है कि किशोरावस्था हमारी स्वतंत्रता व विद्रोह की अवस्था मानी जाती है, या इसमें स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना पाई जाती है। किसमें? हमारी किशोरावस्था में, एडोलसेंस में, टीन एज में। अगली विशेषता है काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। बिल्कुल साथियों, जो हमारी किशोरावस्था है इसमें काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। हमने पहले ही बताया था कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, सिगमंड फ्राइड ने कहा है बिल्कुल पाई जाती है, लेकिन उसका संबंध किससे है? ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत वो अपने बच्चा पूर्ति कर लेता है। वहीं पर बात करें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना का अभाव पाया जाता है, वो खेल कूद आदि में लग जाता है, तो इसमें कोई ज्यादा ऐसा भाव नहीं देखा गया है। लेकिन फिर दोबारा से जब किशोरावस्था आती है तो उसमें काम प्रवृत्ति की भावना दोबारा से उत्पन्न हो जाती है। अर्थात काम प्रवृत्ति से मतलब है सेक्सुअल डिजायर्स से है, तो अब तो वो वैसे भी विषम लिंगी होता है, अर्थात अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण होता है, तो उसमें काम प्रवृत्ति की भावना बिल्कुल पाई जाती है। तो किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। अगला है किशोर अवस्था में स्थिरता का अभाव पाया जाता है तथा रुचियों में परिवर्तन पाया जाता है। स्थिरता का अभाव से मतलब है कि वो किसी भी चीज के बारे में एक तरफा डिसीजन नहीं ले पाता है, वह अपने डिसीजन को बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित करता रहता है, उसकी रुचियां बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। अक्सर आपने देखा होगा किशोरावस्था के बालक अक्सर डिसाइड नहीं कर पाते कि उसको आगे क्या पढ़ाई करनी है, कौन सी लाइफ में जाना है, कौन सी कैरियर की जो है फील्ड को चुनना है। क्यों? क्योंकि उसकी रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, और अक्सर कुछ लोग इस बात का जो दंड भी भुगतते हैं आगे चल के कि अरे हमको जब किसी ने गाइड नहीं किया और हमने एक गलत दिशा का चुनाव कर लिया और आज हम उस चीज को क्या नहीं कर पा रहे, अचीव नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं किशोरावस्था में स्थिरता नहीं होती है, रुचियों में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है, ऐसा गुण पाया जाता है। जैसे कि बच्चा कभी कहेगा कि नहीं मैं तो अब अगली साल 10वीं के बाद इंटर में बायोलॉजी लूंगा, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। फिर कहता नहीं मैं तो पीसीएम लूंगा, मुझे तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री से करना है 12th, उसके बाद मैं बीटेक करूंगा, इंजीनियर बनूंगा। फिर कहता नहीं, अगर बच्चे को लगता है कि मैं मैथमेटिक्स में कमजोर हूं, मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजी में कमजोर हूं, तो फिर क्या कह देगा कि मुझे तो आर्ट साइड लेनी है, मैं तो आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज में कर लूंगा पढ़ाई इंटर में, उसके बाद मैं पुलिस में चला जाऊंगा या आर्मी में चला जाऊंगा। उसे लगता है ये भी बस की नहीं है, या उसे लगता है मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, तो कभी कहेगा मैं साइंटिस्ट बनूंगा। तो मतलब उसके रोज डिसीजन चेंज होते रहते, कभी कहता है मैं तो ये वाला कोर्स करूंगा, कभी कहता है ये वाला कोर्स करूंगा। तो किशोर अवस्था में कहने का मतलब स्थिरता का अभाव पाया जाता है, बच्चे की रुचियों में परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, वो स्थिरता नहीं बना पाता है, एक चीज पर निर्णय पर अपने अड़िग नहीं रह पाता है। ऐसा कैरेक्टर हमारा किस में पाया जाता है? किशोर अवस्था में पाया जाता है। अगली विशेषता है किशोरावस्था में दिखावटीपन का भाव पाया जाता है। बिल्कुल, इस अवस्था में बच्चा अच्छा दिखना चाहता है, दिखावटी बन के रहता है, अपनी चीजों को छुपाता है, उसको लगता है मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं अपनी रियलिटी बताऊंगा किसी को,
तो वो बच्चा क्या करता है, अपनी चीजों को छुपाने का काम करता है, अच्छा बन के रहने की कोशिश करता है, कई बार परेशानियों में होकर भी अपनी बातों को आसानी से नहीं बताता है, क्योंकि उसे डर रहता है। क्योंकि मैंने पहले बताया इसके अंदर दो संवेग बहुत ज्यादा होते हैं, भय और क्रोध। डर भी बहुत लगता है उसे सभी प्रकार की चीजों से, बेइज्जती का भी डर लगता है, अपनी खुशियों का भी, बहुत सारी चीजों के प्रति अट्रैक्शन है उनसे भी डरता है, कहीं नुकसान ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। इस वजह से वो दिखावटी बनकर रहता है, अर्थात ओपनली अपनी बातों को शेयर नहीं करता है, अपनी चीजों को बताता नहीं है और लोगों के सामने फेक बिहेवियर प्रदर्शित करने की भी कोशिश करता है। इसलिए ही किशोर अवस्था को दिखावटीपन का भाव कहा जाता है, या इसमें दिखावटीपन का भाव पाया जाता है हमारा किसमें, किशोरावस्था में। अर्थात जैसे वो होते हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं उनको नहीं बताते और प्रकार से बनकर रहने का प्रयास करते हैं किशोरावस्था में हमारे बालक। अगला है बिछड़ने के भय का भाव होता है, अर्थात उसे कोई भी चीज मिल जाए तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, जो भी चीज उसे मिल जाए तो उसे लगता है कहीं ये मुझसे छिन ना जाए, चली ना जाए, इस कारण वो उस चीज से डरता रहता है और हमेशा उस कारण चिंता में डूबा रहता है। तो बिछड़ने का भय का भाव भी कहा जाता है किसे, किशोरावस्था को। अस्मिता का भाव होता है, बिल्कुल अस्मिता का भाव हमारा किशोरावस्था में पाया जाता है, उसे बहुत ज्यादा अपनी फ्यूचर को लेकर, अपने जीवन को लेकर उम्मीदें रहती हैं कि मैं अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा जीवन में बनना चाहिए और मुझे लोग फॉलो करें, मेरे नाम हो, ऐसी ऐसी चीजें हो। उसको शर्म भी बहुत आती है, लज्जा भी बहुत आती है, ऐसी ऐसी चीजों का भाव उसमें पाया जाता है। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में अस्मिता का भाव होता है। किसका होता है, अस्मिता का भाव होता है। अगला है दिवा स्वप्न, या जिसे हम कह देते हैं डे ड्रीमिंग की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक जो होता है वो किशोरावस्था में डे ड्रीमिंग करता है, अर्थात सपनों की दुनिया में खोया रहता है, अपने आप से ही कल्पना करता रहता है कि मैं ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बिना किसी चीज को किए हुए ही आसानी से मनगढ़ंत कहानियां बना लेता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करके मैं इतना महान हो जाऊंगा, या मैं इस चीज को अचीव कर लूंगा, या मैं इस कोर्स को कर लूंगा तो इतना पैसा आएगा, मेरी नौकरी इसमें लग जाएगी, मैं इतना पैसा कमाऊंगा जीवन में। तो अर्थात वो अपना डे ड्रीमिंग करता है, अर्थात वो सपनों की दुनिया में खोया रहता है, किसी भी चीज को सुन के ही उसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोचने लगता है और ऐसा मान को चलो सोच के चलता है जैसे कि मुझे लोग देख रहे हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। इस प्रकार की भी चीजों की कल्पना करना शुरू कर देता है कि लोग मुझे देखेंगे तो कैसे देखेंगे, मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरी इतनी फेम होगी, ये होगी, और इस प्रकार से वो चीजों को सोचता रहता है। इसलिए इसको दिवा स्वप्न या डे ड्रीमिंग की प्रवृत्ति वाली अवस्था भी कहा गया है हमारी किशोरावस्था को। अगली विशेषता है कि लड़कों और लड़कियों में क्रम से पुरुषत्व व स्त्रीत्व की पूर्ण विशेषताएं प्रकट होने लगती हैं। जी हां साथियों, किशोरावस्था के अंत तक लड़का और लड़की में डिफरेंशिएशंस आने लगते हैं, अर्थात जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आ जाना, आवाज भारी हो जाना और शरीर के विभिन्न अंगों पर बाल आदि और शारीरिक बनावट, जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट हो जाना, आदि आदि चीजें डेवलप हो जाती हैं जो एक पुरुष के संदर्भ में कैरेक्टर्स माने जाते हैं, वो किशोरावस्था के अंत तक डेवलप हो जाते हैं। वहीं उसी क्रम में जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर भी जो स्त्री से संबंधित, फीमेल से संबंधित कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं हमारे किशोरावस्था के फाइनली अंत तक। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाते हैं, आसानी से इनको अंतर किया जा सकता है कि ये लड़का है लड़की है। तो इनके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं एक मेल फीमेल के, फिजिकल, मेंटल और जो भी दिखाई देने वाले, ना दिखाई देने वाले, सभी कैरेक्टर्स इनमें बिल्कुल अच्छे से डेवलप हो जाते हैं हमारे किशोरावस्था के अंत तक। और वहीं उसी के साथ हम अपने आज के इस क्लास के अंतिम बिंदु की ओर कि पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेज गति से होता है तथा उत्तर किशोरावस्था में लड़कों का विकास तेज गति से होता है। जी हां साथियों, अक्सर आपने सुना होगा, हालांकि वर्तमान में चेंज किया गया है, कुछ है बातें उसमें, लेकिन हम फिर भी इसको मान लेते हैं कि लड़कों के लिए जो विवाह की आयु मानी गई है वो 21 वर्ष है और लड़कियों के लिए 18। तो ऐसा क्यों? लड़कियों को 3 साल कम उम्र पर भी शादी के लिए क्यों अलाउ किया जा रहा है, क्यों उसको माना जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे कारण है कि जो लड़कियों का विकास होता है वो पूर्व किशोरावस्था में ही हो जाता है। लगभग 12 से 15 वर्ष की आयु में लड़की में वे सभी चीजें डेवलप हो जाती हैं जो एक स्त्री के लिए कैरेक्टर्स होते हैं
वो लगभग वहीं विकसित हो जाते हैं। और लड़कियों में 15 से 18 वर्ष यानी कि उत्तर किशोरावस्था में होते हैं। तो इसलिए इस बात को याद रखेंगे कि लड़कियों का विकास हमारा पूर्व किशोरावस्था में ही हो जाता है और लड़कों का उत्तर किशोरावस्था में होता है। तो इसी के साथ आज हमने अपनी इस क्लास में जाना कि किशोरावस्था से संबंधित विकास की जो भी संभावनाएं हैं, जो भी चीजें हैं, उनको जाना। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ साथियों, समय आ गया है अपनी आज की क्लास को यहीं खत्म करने का। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर अभी तक आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में बेहतरीन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। ओके बाय, थैंक यू।